एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये ब्यूरो देश में होने वाले अपराधों का लेखा जोखा रखता है। समय समय पर इसकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। हाल ही में एनसीआरबी ने साल 2020 में देश में हुए अपराधों का डेटा जारी किया। इसमें महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर क्या पता चला, उसी पर आज हम बात करेंगे बड़ी खबर में। इसके अलावा बात होगी हैदराबाद रेप और मर्डर केस को लेकर, जहां करीब एक हफ्ते से फरार चल रहे आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। इस खबर के बाद आपको रूबरू करवाएंगे टाइम मैगजीन में जगह बनाने वाली भारतीय महिलाओं से। सब पर बात होगी डिटेल में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। सबसे पहले बात एनसीआरबी के आंकड़ों की। जो रिपोर्ट जारी की गई उसका टाइटल है क्राइम इन इंडिया 2020। ये लमसम रिपोर्ट आपको एनसीआरबी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको एक बार उसे जरूर पढ़ना चाहिए। फिलहाल हम आपको जस्ट यानी कि सार बताने की कोशिश करते हैं। ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में देश में कुल 66,01,285 कॉग्निजेबल आपराधिक मामले दर्ज हुए। इनमें 42,54,356 मामले आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के तहत दर्ज हुए और 23,46,929 मामले एसएलएल यानी कि स्पेशल एंड लोकल लॉज के तहत दर्ज किए गए। जबकि कुल दर्ज हुए मामलों की संख्या साल 2019 में 51,56,158 थी। एक साल के अंदर इन मामलों में 28% का इजाफा देखने को मिला। अब बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर क्या पता चला। एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा है 25 मार्च 2020 से लेकर 21 मई 2020 तक कोविड-19 के चलते देश में पूरी तरह लॉकडाउन था। इस समय पब्लिक स्पेस में मूवमेंट काफ़ी कम था। इस वजह से औरतों, बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी देखी गई। चोरी, सेंधमारी और डकैती की घटनाओं में भी कमी आई। साल 2020 में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों के 3,71,503 मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा 4,05,326 था। माने कुल 8.3% की कमी देखी गई। जो 3,71,503 का आंकड़ा हमने आपको बताया, ये संख्या आईपीसी और एसएलएल दोनों के तहत दर्ज होने वाले मामलों की संख्या है। इसमें से आईपीसी के तहत दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या 3,11,354 है और एसएलएल के तहत दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या 60,139 है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि आईपीसी के तहत औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे ज्यादा मामले महिला के ऊपर उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के दर्ज करने के हुए हैं, यानी एक तरह से घरेलू हिंसा के मामले। कुल अपराधों में इनकी संख्या 30% है। वहीं दूसरे नंबर पर महिलाओं के ऊपर होने वाले असॉल्ट के मामले रहे। इनकी संख्या 23% है। तीसरे नंबर पर महिलाओं की किडनैपिंग और चौथे पर रेप जैसे गंभीर अपराध हैं। किडनैपिंग ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाली कैटेगरी में 16.8% का योगदान दिया है, तो रेप जैसे जघन्य अपराध ने 7.5% का। हर साल 1 लाख औरतों में से साल 2020 में 56.5 औरतें अपराध का शिकार हुई, जबकि यह आंकड़ा साल 2019 में 62.3 था। औरतों के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। 49,385 मामले दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। कुल 36,439 मामले दर्ज हुए। 34,535 मामलों के साथ राजस्थान तीसरे नंबर पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से सामने आए हैं। संख्या 10,093 है। पिछले साल ये संख्या 13,395 थी, यानी दिल्ली में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराध में कमी देखी गई। ये आंकड़ा आईपीसी और एसएलएल दोनों को मिलाकर है। आईपीसी के सेक्शन 498A यानी पति या उसके रिलेटिव्स द्वारा क्रूरता का शिकार होना, साल 2020 में इस सेक्शन के तहत कुल 1,11,539 मामले दर्ज हुए। करीब 1,12,292 औरतें इसका शिकार हुई। सेक्शन 498A के सबसे ज़्यादा मामले पश्चिम बंगाल से सामने आए। कुल 19,962 मामले यहाँ दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर 14,554 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश है। वहीं तीसरे नंबर पर राजस्थान है 13,765 मामलों के साथ। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर दिल्ली है 2,557 मामलों के साथ। रेप के मामले की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत रेप के पूरे देश में एक साल में 2020 में 28,046 मामले सामने आए थे। करीब 28,153 लड़कियां और औरतें
विक्टिम बनी थी। इनमें से 18 के ऊपर की विक्टिम की संख्या 25,498 है और 18 से कम उम्र की विक्टिम्स की संख्या 2,655 है। आईपीसी के 376 सेक्शन के तहत रेप के सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान से सामने आए। इनकी संख्या 5,310 है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है 2,769 मामलों के साथ। तीसरे नंबर पर 2,339 मामलों के साथ मध्य प्रदेश है। आईपीसी के सेक्शन 354 यानी महिला की मॉडेस्टी भंग करने के इरादे से उसका असॉल्ट करना, इस सेक्शन के तहत देश भर में पिछले साल कुल 85,392 मामले दर्ज हुए। राज्यों की बात करें तो सेक्शन 354 के सबसे ज़्यादा मामले ओडिशा से आए, संख्या है 12,605। अब थोड़ा फोकस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पर करते हैं। एनसीआरबी ने कुल 19 सिटीज़ को इस सेक्शन में शामिल किया है। इनमें साल 2020 में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की कुल संख्या 35,331 है। ये संख्या 2019 से कम है। इस साल कुल 44,783 मामले आए थे और 2018 में इनकी संख्या 42,180 थी। 2020 की बात करें तो कुल मामलों में सबसे ज़्यादा मामले दिल्ली सिटी से आए, संख्या 9,782। अच्छी बात यह है कि इसमें भी कमी देखने को मिली है। साल 2019 में यही आंकड़ा 12,902 था। यह आंकड़ा भी आईपीसी और एसएलएल दोनों के कंपाइल्ड है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में कमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी एनसीबी यानी नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने अपना कंसर्न जताया है। उनका कहना है ये आंकड़े सच्चाई नहीं दिखाते। द इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने कहा, सभी डीजीपीज के साथ मीटिंग में भी हमने पाया था कि पुलिस ने कम मामले दर्ज किए, जबकि एनसीडब्ल्यू ने पिछले साल की तुलना में ज़्यादा शिकायतें रिसीव की थी। हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से औरतें पुलिस स्टेशन तक न पहुंच पाई हो और मदद न मांग पाई हो। इसके अलावा एनसीआरबी के आंकड़ों पर हमारे पास कई और लोगों की बाइट्स है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा कारण कट्टरपन को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना है। जिस जिस देश में कट्टरपन को राजनीतिक संरक्षण मिलता है वहीं क्राइम भी बढ़ता है। भारत में केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कट्टरपंथी ताकतों को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उनको समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से क्राइम करने वाले लोगों को भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। उन्हें सिर्फ एक नारा ही तो लगाना है, वो एक नारा लगाएंगे और एक गमछा गेरुए कलर का गले में डालेंगे और फिर वो सारी पुलिस प्रशासन सबसे कार्रवाई से बचने का उनको उम्मीद बन जाती है। डेटा में महिलाओं के खिलाफ अपराध की भी बात है, आप सीधे भाजपा पे इसके निशाने पे ले रहे हैं। नहीं, और किसको लूं? जिम्मेदारी किसकी है? अगर कम होता तो भी तो जिम्मेदारी वही लेते। बढ़ा है तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जब आपने दिल्ली की पुलिस को, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को केंद्र सरकार के अधीन आपने रखा हुआ है, तो फिर आपको अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। हमने तो महिलाओं को के ऊपर बढ़ते अपराधों को कम करने के लिए जो हमारे हाथ में था, डार्क स्पॉट पे लाइट लगाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, बसों में मार्शल लगाना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में था, जिससे कि हम क्राइम को, खासतौर पर महिलाओं पर होने वाले क्राइम्स को कम करने में मदद कर सकें। तो वो हमने किया है। लेकिन अल्टीमेटली कानून व्यवस्था और पुलिस दोनों चूंकि केंद्र सरकार के अधीन है एलजी के माध्यम से, और वो डायरेक्ट रिपोर्ट जो एलजी को करते हैं और या गृह मंत्री जी को करते हैं, तो एलजी साहब और गृह मंत्री जी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि देश के अंदर क्राइम बढ़ा है। ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सिर्फ ये दिखावा हो रहा है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और सभी स्टेट के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चीफ मिनिस्टर जब अपना इश्तिहार लगाते हैं और लोगों को जब वो एक वादा करते हैं कि वो एक अच्छी सरकार देंगे, एक अच्छा समाज देंगे, एक अच्छी प्रशासनिक प्रक्रिया देंगे, और वहाँ पर उनको पता चलता है कि महिलाओं के ऊपर होने वाले इश्तिहार अलग चीज़ है और रिपोर्ट अलग चीज़ कहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है इन सभी में। कोशिश सभी करना चाहते हैं, लोगों के सामने अच्छी चीज़ें लाना चाहते हैं, महिलाओं के लिए रोना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ये मगरमच्छ के आंसू हैं। दिल से अगर वो लोग इस तरह से कोई ऑर्डर पास करें कि नहीं ये अब और नहीं सहा जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस, इस तरह से अगर वो अपने सिस्टम को एक निर्देश देते हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, तो हम समझ सकते हैं कि महिलाओं पे होने वाले अपराध कम हो सकते हैं।
अदरवाइज हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पे होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं, तरह तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अभी साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया। साइबर क्राइम में होने वाले औरतों की जो अश्लील फोटो को निकालना या उनको परेशान करना या स्टॉकिंग करना कितना बढ़ गया है। और वहाँ पे हमारी पुलिस अभी भी वो पुराने ढांचे में उनको साइबर क्राइम को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इतना एक्सपर्ट हिसाब से नहीं दी जा रही कि वो इमीडिएट जो लोग कर रहे हैं उनको ट्रैक करके इमीडिएट अरेस्ट कर सकें। भले ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 8.3% की कमी देखी गई, लेकिन ये केवल वही आंकड़े हैं जो पुलिस तक पहुंचे। बहुत ही मामले तो ऐसे होते हैं जो सामने ही नहीं आ पाते। खैर, हमने कोशिश की कि आपको काफ़ी कुछ इस शो के ज़रिए एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में बता सकें, लेकिन रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, 3 वॉल्यूम्स में रिलीज़ हुई है। पर अगर आप अपने देश के हालत को थोड़ा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा। ये थी हमारी पहली बड़ी खबर। अब बताते हैं दूसरी खबर के बारे में, जो हैदराबाद से आई है। हैदराबाद में कुछ दिन पहले एक 6 साल की बच्ची का रेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अब अपडेट ये है कि इस मामले के मुख्य आरोपी पल्लकोंडा राजू का शव वारंगल में रेलवे स्टेशन पर मिला। पूरे तेलंगाना की पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मामला सामने आने के बाद से ही पुलिस और सरकार पर खासा दबाव था। जनता आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी देने की मांग कर रही थी। पुलिस ने आरोपी के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आरोपी तो मर चुका है। इंडिया टुडे से जुड़े आशीष पांडे की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी को पकड़ने के लिए तेलंगाना पुलिस ने 15 टीमें बनाई थी। इनमें से कुछ को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी भेजा गया। हालांकि आरोपी पल्लकोंडा राजू का शव 16 सितंबर की सुबह घनपुर रेलवे स्टेशन के पास बरामद हुआ। इस बारे में तेलंगाना के डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया, पल्लकोंडा राजू के शव की पहचान उसके शरीर पर आइडेंटिफिकेशन मार्क से हुई। उसके हाथ पर एक टैटू है जो शव के हाथ पर भी पाया गया। हालांकि अंतिम पुष्टिकरण डीएनए और दूसरी वैज्ञानिक जांच के बाद होगा। तो हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना पुलिस का यह भी मानना है कि आरोपी ने आत्महत्या की है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि राजू सुबह करीब 8:30 बजे ट्रेन के सामने आ गया। ट्रेन हैदराबाद की तरफ से आ रही थी। और आप इत्तेफाक देखिए, एक दिन पहले ही तेलंगाना सरकार में श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने आरोपी के एनकाउंटर की बात कही थी। जब मल्ला रेड्डी ने इस केस को लेकर सवाल का जवाब दिया तब उन्होंने कहा, हम बिल्कुल आरोपी को पकड़ेंगे और उसे एनकाउंटर में मार देंगे, उसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मंत्री जी के इस बयान के बाद काफ़ी बवाल भी हुआ, क्योंकि हैदराबाद में ही करीब 2 साल पहले एक वेटनरी डॉक्टर के गैंगरेप का शिकार हुई थी। उसके आरोपी को एनकाउंटर में मार दिया गया था। खैर, अभी वाले मामले में आरोपी राजू की मौत कैसे हुई हमें ठीक से नहीं पता। हम तो बस मंत्री जी के बयान और आरोपी की मौत के बीच इत्तेफाक को बता रहे हैं। यह पूरा मामला हैदराबाद के सैदाबाद में रहने वाली 6 साल की बच्ची के रेप और हत्या से जुड़ा है। बच्ची 9 सितंबर को अचानक से लापता हो गई। कुछ घंटों बाद उसका शव पड़ोसी राजू के घर पर मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। यह भी पता चला कि बलात्कार के बाद दम घोंटकर बच्ची को मार दिया गया। बच्ची की मां ने राजू के ऊपर शक जताया क्योंकि राजू भी अपने घर से गायब था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेलंगाना के लोगों का गुस्सा फूटा। वो बच्ची के परिवार को न्याय देने की मांग करने लगे। कई राजनीतिक दलों और समूहों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोपी को फांसी देने और उसका एनकाउंटर करने की मांग की गई। इसी बीच राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी का बयान भी आया। विपक्ष ने मामले की जांच में देरी का आरोप लगाते हुए सरकार की आलोचना की। ये थी आज की दूसरी बड़ी खबर। अब रूबरू करवाते हैं तीसरी खबर से। टाइम मैगजीन ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो है ही, साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का भी नाम है। इस लिस्ट में एक भारतीय महिला और एक भारतीय मूल की इंडियन अमेरिकन महिला का भी नाम शामिल है। हम इन्हीं दोनों औरतों के बारे में आपको बताएंगे। एक नाम है ममता बनर्जी का। सब जानते हैं ये टीएमसी के प्रमुख हैं और पश्चिम बंगाल की सीएम हैं। ममता बनर्जी की टाइम मैगजीन में उनकी जो प्रोफाइलिंग की गई है उसमें कहा गया है, ममता के लिए ये कहा जाता है कि वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं करती, वो खुद पार्टी है। सड़क पर उतरकर लड़ने की काबिलियत है। पेट्रियार्कल कल्चर में वो सेल्फ मेड है। ये सब उन्हें सबसे अलग करता है। ममता के अलावा जिस इंडियन अमेरिकन महिला का नाम शामिल है वो है मंजूषा पी कुलकर्णी। मंजूषा एशियन पैसिफिक पॉलिसी एंड प्लानिंग काउंसिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और रेशियल जस्टिस अटॉर्नी है। वो एक तेज तर्रार वकील हैं, लीडर हैं, चेंज मेकर हैं जो औरतों और साउथ इंडियन कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात करती है। मंजूषा का जन्म भारत में हुआ था,
लेकिन जब छोटी थी तभी उनका परिवार कैंसास सिटी शिफ्ट हो गया था। उनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे। मंजूषा भी बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उनका फैसला बदल गया। मंजूषा बताती हैं कि उनके परिवार ने खुद नस्लीय भेदभाव का सामना किया था। उनकी माँ को भी अस्पताल में जॉब नहीं मिल रही थी। ये कहा जा रहा था कि वो दूसरे देश की हैं और अमेरिकन की नौकरी छीन रही हैं। मंजूषा कहती हैं, साउथ इंडियन औरतों को अक्सर ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता और हमारी संस्कृति में औरतों को लेकर एक अलग तरह का पक्षपात है। इन 4 नामों के अलावा इस लिस्ट में सिमोन बाइल्स, नाओमी ओसाका, मेगन मार्कल जैसे मजबूत औरतों के भी नाम शामिल हैं। ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।